Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to the Situation Room and also Jio Pakistan. बहुत कुछ हो रहा है जी, बहुत कुछ हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि टेंशन बढ़ रही है। टेंशन कम होने के बजाय पाकिस्तान ने कल बहुत से अहम सबूत भी दुनिया के सामने रखे हैं और रात गए हमारे वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को एक मरतबा फिर बाबर कराया कि आप भारत के अज़ाइम देख लीजिए। हम बारहा ये कह चुके हैं कि हम इस वाक़े की तहकीकात के लिए भी तैयार हैं। किसी इंटरनेशनल न्यूट्रल इदारे से करानी है तो उसमें भी हम ताउन के लिए आपके साथ दस्तयाब होंगे और कोऑपरेट करेंगे, लेकिन भारत बगैर कोई इक़दाम उठाए ना तो हमलावरों की तलाश या उनको पकड़ने की कोई बात है, ना पाकिस्तान के साथ किसी ताउन पे पेशरफ्त है, सिर्फ जो जंगी जुनून है उसको हवा देने पर तुला हुआ है क्योंकि 8 रोज गुजर गए अब तक। बिल्कुल जी, 8 रोज गुजर गए और भारत ना तो अब तक आपने सही कहा है कि हमलावरों को पकड़ सका है और ना ही इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत जो है वो दुनिया को बराबर सबूत नहीं है पेश कर सके। एक्चुअली दे डोंट रियली हैव एनीथिंग, मगर ऑब्वियसली सारी इनकी जो एनर्जीज हैं, सारी तवानाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून को हवा देने में सर्फ हो रही है। साफ साफ नजर आ रहा है इनकी स्टेटमेंट से भी। पहलगाम वाक़े के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इक़दामात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि भारत एक रोग स्टेट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रात गए हंगामी प्रेस ब्रीफिंग की, आपने देखी होगी, और उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े के बुनियाद और खुदा न खासा इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। जरूरी है रात गए इस तरह वज़ीर इत्तलात का आना और दुनिया को ये बताना कि भारत ये प्लान कर चुका है, हमारे पास मुस्तनद इत्तलात हैं। अब दुनिया को भी इंटरवीन करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान ने अपना केस और मजबूत अंदाज में अब दुनिया के सामने भी रख दिया है। साहब का क्या कहना था, ये सुनिए। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान ने बता दिया दुनिया को कि अगर जंग हुई और जंग से जो भी नताइज, जंग से जाहिर है अच्छे नताइज तो बरामद होते नहीं हैं, जंग से तबाही ही होती है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी क्योंकि हम तो तैयार हैं। इस वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत है हम कह चुके हैं कि हमसे शेयर कीजिए और हम तहकीकात के लिए भी रजामंद हैं। रोज यही एक्चुअली बात हो रही है लेकिन कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय मीडिया का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने पहलगाम वाक़े के तनाज़ुर में भारतीय अफवाज को फ्री हैंड दे दिया है। नाउ दैट इज अ वेरी बिग थिंग, उनको फ्री हैंड दे दिया है। और साथ ही अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी में इजाफा ना करें। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो जल्द दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से बात करने का इरादा भी रखते हैं और हम कहेंगे कि कर लें, खासतौर पे भारत से तो ज़रूर कर लें क्योंकि वहाँ से जो इंडिकेशंस आ रही हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। टॉमी ब्रूस ने यह भी वाज़ेह किया कि मार्को रूबियो तो जब रब्ता करेंगे और जल्द रब्ता करेंगे लेकिन मल्टीपल सतह पे मुतअद्दिद राबते हैं दोनों ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं के हमरा, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो। उधर मोदी सरकार का यह हाल है कि भारत के सीनियर सियासतदान बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने कल भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी के इर्रिफ्यूटेबल, नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने भी रख दिए हैं। भारत तो सिर्फ हवा में तीर चला रहा है ना, हमने तो ये बता दिया है स्टेप बाय स्टेप, फोन कॉल, मनी ट्रांजैक्शंस, एक एक चीज दुनिया और भारत के सामने रखी है। इंटरेस्टिंग चीज है कि चले हमें ना बताएं कि आपके पास क्या प्रूफ है, भारत के लिए हम ये कह रहे हैं अपने लोगों को तो बता दें, अपने मुल्क में तो बता दें। उनके अपने उनको सवाल करना स्टार्ट हो गए हैं और काफी देर से कर भी रहे हैं कि अब तो 7-8 दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, जो 5 मिनट में ये कह दे कि जी पाकिस्तान ने किया है, वो 8 दिनों में कोई प्रूफ ना दे सके, ये जरा अजीब बात है। जरा ये सुनिए।
25 अप्रैल इंडियन एंड स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अब्दुल मजीद वॉज एप्रीहेंडेड नियर जेलम बस स्टैंड। एक आईडी, 2 मोबाइल फोन्स थे, 70,000 रुपीज कैश। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ, 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। दिस इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये जो दहशतगर्द है, इसने 4 यहां पे दहशतगर्दी के वाकयात किए। आर दे ह्यूमंस? दीज आर सर्विंग जूनियर कमीशन, सर्विंग कमीशन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। के बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले। यार कि यह अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कल पूरी दुनिया ने देखी और पाकिस्तानी अफवाज ने अपना केस भी दुनिया के सामने इस तरह पेश किया कि वो तो सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन हमने बाज़ाब्ता, बाकायदा और सबूतों के साथ, कुलभूषण यादव भी एक सबूत हमारे पास ही मौजूद है, ये सबूत है, दुनिया को पता भी है। और ये मुतअद्दिद ऑपरेशंस जो वो हमारे मुल्क में करते हैं यहाँ बेअमनी फैलाने के लिए, उनमें से सिर्फ एक का सबूत दुनिया के सामने रखा है कि ये देख लीजिए इस तरह कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर में भेजे गए 2 जासूसी ड्रोन्स मार गिराए हैं। अस्करी मैदान के साथ पाकिस्तान सिफारती मैदान में भी पूरी तरह मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोन पर बात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। 100% इस वक्त यूएई, कतर, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक से भी राबते में है, हालात आगाह इन्हें रखे हुए हैं। और सऊदी अरेबिया बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान का तो बरादर मुल्क है ही, लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया के भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस स्टेक्स हैं इन इंडिया। सो पाकिस्तान ने दुनिया पर सर्टनली ये वाजे कर दिया है कि पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कोई हरकत की और पहल की तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी, ये हमारे बड़े करीबी, बड़े दोस्त ममालिक हैं। इन ममालिक के साथ जो जो अवेलेबल होते जा रहे हैं, उनके साथ तफसील से गुफ्तगू हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा, इसलिए इंडिया को और भारत को बहुत अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इनफैक्ट भारत में इनसाइड एक प्रेशर होना चाहिए कि सोच समझ के काम करें, पहले सबूत तो दिखा दें। ये एक सेंसिबल वे ऑफ थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल अगर कोई करे तो ये भी सोच सकता है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त ये चाहेगा कि भारत के साथ जंग हो? ये सोचने वाली बात है। कौन चाहेगा? क्या पाकिस्तान या भारत के लोग, आवाम ये चाहेंगे कि इस वक्त कोई जंग हो, या भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ जंग हो? अगर तो आप चाहेंगे तो आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तो सर्टनली ये नहीं चाहेगा कि हम किसी के साथ भी कन्फ्रंटेशन में आए। हमारे अपने इश्यूज हैं, हम इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टेबल हुए हैं, सो हम क्यों ऐसे वक्त में चाहेंगे कि हम एक महाज खोल लें? ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कौन चाहेगा। सो उस तरफ देखें फिर। और इतने दिन हो गए हैं कि वो दिमाग लड़ाने वाली बात है, वो लड़ने होना चाहिए था। खैर, पाकिस्तान और भारत के सिफारती अमले और शहरियों के एक दूसरे के मुल्क से निकल जाने का आज आखिरी दिन है और कुछ तकलीफ दे वाकयात भी सुनने को आ रहे हैं। कराची के माजूर नौजवान जो इलाज के लिए दिल्ली गया था, वो भारतीय हुकाम ने बगैर इलाज किए वापस भी भेज दिया। मतलब एक जंगें भी हो रही हो ना, एक ह्यूमैनिटेरियन सेंस होती है। और वो 2 बच्चे जो दिल के इलाज के लिए, आर्जे के लिए लड़काना के 2 बच्चे गए थे, उनको भी निकाल दिया बेसिकली, और कोई इलाज भी नहीं हुआ। ये देखिए, मेरा सब ये खतरा है कि मेरा अब किसी और मुल्क में इन बच्चों का इलाज करवाया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वैसे ही हालांकि इंडियन डॉक्टर्स ने कहा आपने लेट कर दिए, उनकी सर्जरी 2 महीने के ओके तो हम लोग कर देते। पाकिस्तान में डॉक्टर्स में नहीं है, सर्जरी नहीं कर पा रहे। अभी
मेरी जो है हार्मोन के दरख्वास्त से कि मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ एग्जाम किए जाए। अच्छा, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि भारत अपेरेंटली ये जो वाक़या हुआ है इसके ज़रिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर जो बड़ा वल्नरेबल है, जो गज़ा और एक्चुअली बिल्कुल यूक्रेन जंग के बायस कमज़ोर नज़र आ रहा है, उसका फ़ायदा उठा सकता है और आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर अपनी नापाक नज़रें जमाए हुए हैं। रात गए वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मुताद्दिद सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। ये सब और इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, वज़ीर दिफा भी हमारे कह चुके थे कि कल परसों की बात है, उन्होंने कहा था अगले 2-4 रोज़ अहम हैं। वज़ीर इत्तलात ने रात को बड़ी अहम, ज़ाहिर है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी कि अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं। क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कुछ ज़राए से खबरें पहुँच रही हैं आप तक? अब्दुल्ला और हमा, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, जो मालूमात हैं पाकिस्तान की वो दो उनके ज़राए हैं। एक ऑब्जर्वेशन है और ये वो ऑब्जर्वेशन है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पाकिस्तान की सरहद, जो फॉर्मल सरहद है हिंदुस्तान के साथ, वहाँ पर जो मौजूद हमारे सिक्योरिटी जो काम होते हैं वो नकलो हरकत को वो नोट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल से और जो बंदोबस्ती सरहद है उससे बराह रास्त जो नकलो हरकत भारत की हो रही है उसके जरिए हमारे पास आ रही है। एक तो जरिया ये, दूसरी जो मालूमात का जरिया है वो इंटेलिजेंस के हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं जो दुश्मन और हॉस्टाइल कंट्रीज में काम करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, यानी कि सबोटाज नहीं करते, मालूमात इकट्ठी करते हैं। और जिस तरह सारे मुल्कों की जो खुफिया इदारे होते हैं वो हॉस्टाइल मुल्कों में जाकर मालूमात इकट्ठी करते हैं, उस तरह पाकिस्तान का भी एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है और वहां से बहुत बढ़िया मालूमात जो है वो पाकिस्तान को फराहम की जाती है ताकि पाकिस्तान एडवांस पॉलिसी बनाए किसी भी वॉर की सूरत में। तो हमारे पास दो स्ट्रीम है मालूमात की, एक वो जो मैंने आपको बता दिया है कि सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और दूसरी वो खुफिया जराए और वो खुफिया मालूमात जो हमें इंटेलिजेंस के जरिए मिल रही है। तो जो दोनों मालूमात है उनको बाकायदा कोलैबोरेट किया जाता है, फिर उनका एक एनालिसिस तैयार किया जाता है। तो दोनों मालूमात आ रही हैं पाकिस्तान के पास और उन्हीं मालूमात की रोशनी में पाकिस्तान ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर हिंदुस्तान कोई कार्रवाई कर सकता है। ये इस पे ज़रा इलेबरेट कीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम जो हमें देख रहे हैं अवाम को भी हम अलार्म कर दें, लेकिन ये 24 से 36 घंटों की जो बात की गई है इसमें क्या नज़र आ रहा है, क्या हमारी इंटेलिजेंस बता रही है, क्या हो सकता है और क्या ये सवाल तो खैर बनता नहीं है, लेकिन हम तो तैयार बैठे ही हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, लेकिन व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखिए, पाकिस्तान को जो मालूमात मौसूल हुई है उनमें जो हमें बताया गया है, जो हमें पता चला है वो ये है कि लिमिटेड नौयत का भारत जो है वो कोई अटैक कर सकता है किसी भी जगह पर। वो मिसाइल अटैक भी हो सकता है लेकिन वो ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो तैयार हैं हर तरह के अटैक को से नबरदाज़ होने के लिए। पाकिस्तान की एयर फोर्स हाई अलर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान की नेवी हाई अलर्ट के ऊपर है। तो हर तरह की जो इवेंचुअलिटी है उससे निपटने के लिए इस वक्त, जिस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे 24 घंटे 48 घंटे पीछे से लेकर अभी आगे तक पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं वो स्टेट ऑफ हाई अलर्ट के ऊपर है। यानी कि जो हमारे हाई अलर्ट का मतलब ये होता है हमारी सरहदों के मुहाफिज चौकन्ना हैं, हम वक्त तैयार हैं, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। कम की बात हो रही है कि कोई भी एक्शन इस दौरानिये में वो एब्सोल्युटली एक सेकंड, एक मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं। अब एजाज बताइएगा, सर्टनली हम दोबारा ये मेंशन करेंगे कि
आवाम या हम पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम इस जंग को शुरू करें या इस जंग में जाएं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं होगा। हम क्या देख रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे वजीर खारजा, किस सतह की इंगेजमेंट्स आज हम एक्सपेक्ट करें? ज़ाहिर है अमेरिका से भी वजीर खारजा की कॉल दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा को एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम दुनिया के और कौन से ममालिक से हमारा राब्ता है? अभी हम मेंशन कर रहे थे सऊदी अरेबिया में भी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनसे हमारे तो बरादराना ताल्लुक हैं ही, उनके भारत से भी ज़ाहिर है बहुत गहरे टाइज हैं। ये भी बता दें, अगर बैकडोर ऑलरेडी कोई टॉक्स चल भी रही हैं दोनों मुल्कों के लिए बाय अ थर्ड पार्टी, कुछ ऐसा भी सिलसिला शुरू हुआ है ऑलरेडी? और भारत किसकी सुनेगा इस जमीन में? ये तो खैर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर जो 2 हुई थी उसके बाद यूनिपोलर हो गई थी। एक सोवियत यूनियन का कैंप था, एक अमेरिका का कैंप था, फिर वो कैंप भी टूटा सोवियत यूनियन का 89 में, तो फिर एक मल्टीपोलर से यूनिपोलर हो गई, अमेरिका था। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो जो यूनिपोलर सिस्टम था, यानी कि अमेरिका पूरी दुनिया का एक इंस्पेक्टर बना हुआ था, पुलिसमैन बना हुआ था, तो वो भी पीछे हटा है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक पॉलिसी दी थी, वो पॉलिसी ये थी कि इस साउथ एशिया में जो भारत है वो उनका दोस्त है और चाइना जो है वो अमेरिका का दुश्मन है। ये रिपोर्टेड चीजें हैं। अब सूरत हाल है कि नई रियलिटीज जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन आई तो उसमें अमेरिका को भी पता लगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का फॉर्मर अलाय रहा है और अमेरिका ने हालिया दिनों में सिर्फ एक मुल्क की तारीफ की है, वो पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म पे प्लेटफॉर्म पे उनकी मदद की है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद की है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है। तो अब जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने बात करनी है, लेकिन इसमें जो कलीदी किरदार नजर आ रहा है वो कलीदी किरदार अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरेबिया का नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हालिया दिनों में हमने देखा हिंदुस्तान के ऊपर है। और जब ये 22 अप्रैल को वाकया हुआ पहलगाम का, उस वक्त आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी थे वो सऊदी अरेबिया में थे। तो सऊदी अरेबिया में नरेंद्र मोदी को, भारतीय प्राइम मिनिस्टर को हालिया सालों में एक बड़ा अवार्ड भी एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिया गया है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें लेकर गए हुए थे मोदी साहब वहां पर। तो सऊदी अरेबिया का किरदार बहुत कम डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो बहुत बहुत अहम है। अमेरिका के टेलीफोन से ज्यादा सऊदी जो फरमारवा है MBS, उनका जो असर और रसूख है वो पाकिस्तान के ऊपर तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान पे भी है। और ज़ाहिर ये वो डेवलपमेंट है इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं होती, लेकिन इसमें हम निगाह रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल दीज। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था इधर, क्योंकि ऑल आइज आर ऑलवेज ऑन अमेरिका के सालसी के लिए अमेरिका से बेहतर शायद मुल्क कौन होगा, लेकिन इस तनाज़ुर में देयर आर अदर ऑप्शंस दैट वुड परहैप्स वर्क बेटर। अच्छा जी, परहैप्स वो मे बी हो गया, क्योंकि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी आपको पता है हर गुजरते दौर में बदलते रहे, लेकिन सऊदी अरेबिया से हमारा भी हमेशा ही बड़ा मजबूत बरादराना ताल्लुक है, नो डाउट अबाउट दैट। और अमेरिका इटसेल्फ पे इस वक्त क्वेश्चन मार्क है विद डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें बात कहाँ जाती है, क्या हो सकता है, वो आप गेस भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा यस, देयर आर अदर ऑप्शंस। हम तैयार हैं और जाहिर है कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई अगर, तो फिर उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और ये अक्रॉस द बॉर्डर भी ये बात बड़ी वाज़ेह उनको समझ आ जानी चाहिए कि हम भी आराम से बैठे नहीं हुए कि लेट्स सी आप क्या करते हैं। वी आर रेडी फॉर एब्सोल्युटली एनी इवेंचुअलिटी। चाहेंगे हम यही कि कुछ ना हो और कोई मिस एडवेंचर मजीद इंडिया की साइड से नहीं होना चाहिए, लेकिन इफ इट कम्स टू दैट वी आर ऑलवेज रेडी। हम अपनी बहरी, बर्री और फजाई अफवाज की बात कर रहे थे जो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, रेड अलर्ट पे हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद चिश्ती साहब, जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ज़ाहिर है फजाइया का किरदार बड़ा अहम है। इससे पहले जो हमने मिस एडवेंचर भारत की तरफ से देखा था और अभिनंदन साहब को जो हमने चाय पिलाकर यहाँ से भेजा था, वो भी हमारी फजाइया का मॉडर्न डे तारीख में एक कारनामा था जिसे हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। क्या माहौल होता है इन दिनों में एज फार एज पाकिस्तान एयरफोर्स इज कंसर्न्ड? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का।
देखिए, फाइटर पायलट जो हैं वो या कोई भी पाक फ़ज़ाइया की जितनी टीम होती है वो एक एक्सटेंडेड आर्म होते हैं बेसिकली कौम का, इमोशंस का और उनकी फीलिंग्स का। और जो जज्बा लोगों में होता है, हम बुनियादी तौर पर फेस पर या फ्रंट पर और बॉर्डर्स पर, हवाओं में, समंदरों में हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मुझे अपने ज़माने का वक्त याद है, ऑब्वियसली इतने चार्ज होते थे यंग ऑफिसर्स, जब मैं खुद थोड़ी सीनियर पोजीशन पे था, तो मुझे याद है कि उनको रोकना मसला होता था कि किस वक्त उनको ज़रा होल्ड बैक करना है, बिकॉज दे वर फुल ऑफ एग्रेशन, दे वर ऑल वांटिंग टू टेक पार्ट। और अगर कोई सिलेक्टिव ग्रुप को किसी वक्त डिटेल करना पड़ता था तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता था कि दूसरे लोग एक अपसेट हो जाते थे कि मेरा नाम अभी क्यों नहीं आया, मुझे आज फ्लाइंग क्यों नहीं मिली, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया, जिससे कौमें इंस्पायर होती हैं अपने कॉज और जज्बे की वजह से, वही एग्जिबिट हो रहा होता है पाक फ़ज़ाइया के तमाम टीम में, चाहे वो पायलट हों, इंजीनियर्स हों, इवन ग्राउंड के टेक्नीशियंस। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपको सी ऑफ करते हैं एक फाइटर जहाज को, तो उनके चेहरों के ऊपर जो पॉजिटिविटी और आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक बहुत बड़ा एक प्राइड, ना सिर्फ प्राइड होता है बल्कि वो हमारा फ्यूल होता है हवा में, जो हम लोगों को देखे जाता है, क्योंकि हम पब्लिक को तो नहीं देख सकते जाते हुए, लेकिन जो हमारी टीम होती है जमीन पे, वो ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है। खालिद चिश्ती साहब, हमने इर्द गिर्द हमारे और भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनमें हमने ये भी देखा है विदाउट सेटिंग फुट ऑन द ग्राउंड और इन द अदर कंट्री आप काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। आई मीन गज़ा और को आप अगर देख लें इस वक्त, तो वो एक केस इन पॉइंट भी है। हम अगर कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द वे टू थॉट इट, और क्या हमारे पास, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि हमारे पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, वो सब कुछ मौजूद है दैट वी कुड एक्चुअली टैकल दैट। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में, यानी भारत और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कदम भी ना रखें एक दूसरे के मुल्क में, और येट एक बड़ी डिसाइसिव रोल हो एयर वॉरफेयर का, और फैसला भी हो जाए कि बात किधर जा रही है। जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। वो इसलिए कि आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर, ये हकीकत है कि पॉजिटिवली एयर से ही पॉसिबली शुरू होंगी और शायद एयर पे ही कल्मिनेट होंगी। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग कोई किसी का रोल या किसी फोर्सेस का, दे आर एज इम्पोर्टेंट, बट एयर क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द एजिलिटी एंड बिकॉज ऑफ द फोकस एंड द फायर पावर, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो आपने देख लिया दुनिया में एयर पावर कितनी इफेक्टिवली इस्तेमाल अगर की जाए तो कितने डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती है और रिजल्ट क्विकली अचीव कर सकती है। मैं पिछले 5-6 साल से अपने शौक में पाकिस्तान एयरफोर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने एक चैनल के लिए, और मुझे ये प्रिविलेज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत सारे जो बेसिस हैं, न्यू एसेट्स हैं, न्यू इंडक्शंस हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे एक्सेस दिया उन पायलट्स तक जो लेटेस्ट J-10C जो अभी इंडक्ट हुए थे वो उड़ा रहे हैं, या JF-17 ब्लॉक 3 उड़ा रहे हैं। तो आई कैन टेल यू विद एश्योरेंस, बिकॉज मैंने पूरा दिन उनके साथ गुजारा हुआ यही रिसर्च अपने चैनल की रिसर्च करने के लिए, और मैं सारा उनसे इंफॉर्मेशन, डाटा, उनकी प्लान, स्ट्रैटेजी, आई कुड रीड थ्रू। बीइंग अ फॉर्मर फाइटर पायलट मेरे लिए जरा आसान था उनके साथ कनेक्ट करना। आई कैन अश्योर यू कि पाक फ़ज़ाइया इज मोर देन रेडी। और मेरी अभी भी जो बात हो रही है पाक फ़ज़ाइया के ऑफिशियल से, इनफॉर्मली, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से, और मैं पिछले ऑब्वियसली बहुत सालों से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, तो आई कैन टेल यू विद एश्योरेंस, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, एयरफोर्स प्रॉब्ली इस वक्त हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस पे ना सिर्फ है, विद ऑल द माइट है। सिर्फ रेडीनेस एक चीज होती है, और बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, द फाइटर जेट्स, इंस्पिरेशन, वेपन्स, मिसाइल जो हमने पिछले 4-5 सालों में एक्वायर किए हुए हैं, वो इस हद तक ना सिर्फ एम्प्लॉयड हैं बल्कि हमारे लोग उस पर ट्रेंड हैं, और इस लेवल पर ट्रेंड है कि इंशाल्लाह ताला हम कौम को मायूस नहीं करेंगे, और एयर पावर स्टैंड लोन विल ऑब्वियसली इंशाल्लाह would be enough also support for the enemy। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। सर, हमारे साथ ही रहिएगा खालिद साहब, एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं तो कुछ और आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। We'll be right back.
एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ऑपरेशन रेडीनेस की बात कर रहे थे पाकिस्तान एयरफोर्स की। सर एक तो हमने उनके 2 जासूस ड्रोन्स जो घूम रहे थे LOC के आसपास वो कल गिराए हैं, सो वो एक डेवलपमेंट है। सो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी किस सतह पे है इफ वी कंपेयर इट टू द वर्ल्ड? दूसरा, इंडिया बड़ा राफेल का जिक्र करता है, इज इट द स्किल एंड जज्बा व्हिच मैटर्स द मोस्ट या फिर टेक्नोलॉजी का भी अपना अहम किरदार होता है? देखिए, 2 चीजें, पहले आपने ड्रोन का सवाल किया है, तो ड्रोन और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हम इसको UAVs कहते हैं, और जिसका मतलब ये होता है कि ये एक एरियल प्लेटफॉर्म होता है जो बगैर पायलट के होता है और इसके अंदर वेपन कैरी किए जा सकते हैं। ये मैं एडमायर करना चाहूंगा पाक फिजाई की प्रेजेंट लीडरशिप और प्रेजेंट एयर चीफ को, जिन्होंने फोरसी किया कि किस तरह के हालात आ सकते हैं जहां पे हमने टेक्नोलॉजिकल एज इन अपने राइवल दुश्मन के ऊपर होना चाहिए। और मुझे बताते हुए आपको इत्मीनान और खुशी महसूस हो रही है कि पाक फिजाई का क्लियर कट इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप कॉमनली ड्रोन कहते हैं, उस पर बहुत क्लियर एज है। और ये सिर्फ एज ड्रोन वो नहीं है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मारे गए हैं, ये ऑलमोस्ट एक फाइटर जेट जितना वेपन उठाकर ले जा सकते हैं क्रॉस, और ऑलमोस्ट 35 से 40 घंटे उड़ सकते हैं हवा में विदाउट अ पायलट, नो रिफ्यूलिंग, नो कमिंग बैक टू द बेस। और सेफ्टी इसके अंदर इसलिए है कि पायलट्स, वही पायलट जो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज खुद उड़ा रहे होते हैं, वही इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इनका इतनी टेक्नोलॉजिकल एज है कि हिंदुस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं, जो तजिया नगार हैं, वो अपनी हुकूमत को बड़ा सिवियर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के जो लीडिंग 1 या 2 हैं, मैं उनको जनरल साहब हैं एक आर्मी के, मैं सुन रहा था उनसे, उन्होंने कहा ये हुकूमत हमारी क्या करती रही है इतना अरसा तक, जब पाकिस्तान इतने वेपन्स इकट्ठे करता रहा, मॉडर्नाइजेशन करता रहा, टेक्नोलॉजी करता रहा, तो हम क्या करते रहे हैं? तो लेट मी अश्योर यू, बहुत टेक्नोलॉजिकल हमारा एज है। It is safe, it is economical, and it is very, very precise, and it is full of surprises, because ये जो unmanned aerial vehicle होते हैं, ये unlike जेट फाइटर, जब जेट फाइटर आता है वो मोस्टली जब अटैक करता है तो वो विजिबल होता है, उसकी जेट साउंड जो है वो लोगों को सुनी जाती है। ये ऐसे वेपन्स हैं, ये बहुत बुलंदी पर उड़ते हैं और ऑलमोस्ट ये पंखे जैसे इनके जहाज होते हैं, इंजन होते हैं इन जहाज पर, जिनकी आवाज भी नहीं आती। तो जिसका मतलब है ये कंप्लीट सरप्राइज देते हैं और कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ आते हैं जब दुश्मन के इसके वेयरबाउट्स या लोकेशन का पता भी नहीं लगता। इसमें तो एक बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज है। और दूसरा जो आपने सवाल किया था कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एज राफेल वर्सेस J-10C, देखिए ये तो कोई शक नहीं है कि मैन बिहाइंड द मशीन ही मैटर करता है, लेकिन एज अ फाइटर पायलट आई मस्ट बी फेयर टू द राफेल ऑल्सो, बहुत पोटेंट जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भी हमारी जो हमारी विजन, ये फार साइटेडनेस थी, वो बहुत ज्यादा फोर्सी किया गया था। और J-10C जो लेटेस्ट जहाज हैं, ब्लॉक 4.5 जनरेशन के, वो 3 साल पहले प्रेजेंट लीडरशिप ने इंडक्ट किए थे, एक रिकॉर्ड टाइम में। ना सिर्फ इंडक्ट किए थे बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी किए थे। और आज वही हमें इत्मीनान का बायस है और एक प्राइड का बायस है, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली द लेजेंडरी F-16 जो हम तकरीबन 42-43 सालों से उड़ा रहे हैं और जिसके सीजन पायलट्स हैं, मिराज के पायलट्स हैं, और बैक्ड बाय JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 अभी आ गया है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटी रखता है मिसाइल फायरिंग की, वेल बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल रेंज है वो राफेल के जहाज से जो वेपन कैरी करता है मिटियोर, उससे कहीं ज्यादा है। तो ये भी इत्मीनान की बात है। इंशाल्लाह ताला सिर्फ जज्बा ही नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल हमारी एज भी उनके ऊपर ज्यादा है इस वक्त प्रेजेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम यहाँ ये भी कह दें कि यकीनन ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा ये वॉरफेयर जो हमारे पास है, मशीनरी, ये हमारे दिफा के लिए होगा। वी आर, या हम दोबारा ये कहना चाहते हैं कि हम पे अगर अटैक हुआ तो वी विल ऑब्वियसली रिएक्ट टू इट। और पहल तो ना हमने पहले कभी की है ना अब हम करेंगे। लेकिन ये आपने अच्छी बात की है कि आपने बता दिया कि क्या लेवल ऑफ वेपनरी हमारे पास मौजूद है, ताकि अगले दुश्मन को बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए और उनको भी तैयार रहना चाहिए और हम भी उसको ट्राई आउट करने के लिए, यूज करने के लिए अगर आप हमें ऑप्शन देंगे तो हम करेंगे। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है इस खित्ते में, ना अपने मुल्क में। जाहिर है हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई तो फिर ईंट का जवाब बड़े वाले पत्थर से दिया जाएगा। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, वी नीडेड टू नो दैट ऑफ कोर्स एंड आई एम श्योर यू डिड टू। हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं और कुछ और खबरें जो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी हैं और आज आपको बताएं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट या जिस्मानी सजा के खात्मे का आलमी दिन
दिन मनाया जा रहा है। थीम है जी कंटिन्यूइंग द ग्लोबल मूवमेंट टू बैन एंड एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, खासतौर पर बच्चों को जो सजाएं दी जाती हैं जी अगेंस्ट चिल्ड्रन खास तौर पर पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि हम इस चीज़ के खात्मे के करीब भी नहीं हैं। जिस्मानी सज़ा देना स्कूलों, मदरसों, घरों से लेकर हर जगह एक नॉर्मल चीज़ है। मतलब चपेड़ लगा देना तो हमने भी खाई है ना बचपन में, मतलब वो तो ऑलमोस्ट एक जोक ही बन गया है। जोक ही बन जाता है। डज टू चिल्ड्रन, इट रियली अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ, इट डज। वो पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। कल्चर माना जाता है, हमारा साउथ एशियन कल्चर माना जाता है बच्चों की पिटाई करना। ये जो ये कल्चर माना जाता है ना, हमारी बुनियादी मसला ही हमारा ये है कि हम इसको इन स्ट्राइड लेते हैं कि भी नस्लों को चपेड़ें या फिर जो भी है कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर मिलती रही है तो व्हाई नॉट नाउ, विच इज़ मतलब इफेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है इस वजह से। हुकूमत कॉर्पोरल पनिशमेंट को एक जुर्म करार दे चुकी है। 2021 में मेंबर कौमी असम्बली महनाज अकबर एक बिल लेकर आई थी जिसे सभी जमातों की हिमायत मिली और जिस्मानी सजा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त सजाओं का ये नया कानून बना था। अब 4 साल गुजरने के बाद क्या कोई फर्क पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम महना साहिबा से ही जानते हैं, साबिक एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया महना साहिबा, आपने वक्त दिया। अब जब ये कानून लेकर आई थी, एक तो बताइएगा क्या रिस्पॉन्स था? सबने तारीफ की थी, सबने तायीद की थी, या कुछ हल्कों की तरफ से रिजर्वेशन भी थी? और कानून बनने के बाद अब तक क्या फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, हुमा एंड अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये जी जो कानून बनाया मैंने, उसमें मुझे लगे कोई 2-2.5 साल। कानून को जब आप पेश करते हैं असेंबली में, और उस में यू नो आई वाज अ पार्ट ऑफ वन पार्टी, तो वो अपोजिशन पार्टी, एंड जो ट्रेजरी बेंचेस थे, यानी कि जो हुकूमत थी उस वक्त और उसके साथ दूसरे जो जमातें थीं, वो सारे उनके साथ लॉबी की गई और उन्होंने सबने हमायत की। यानी कि इसमें मदारिस भी शामिल हैं, तो जो हमारे रिलीजियस पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इसकी बहुत हिमायत की। किसी ने इसके, लेकिन टाइम बहुत लगता है, बिल पास कराने में टाइम बहुत लगता है। ये मैं आपको, वो तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि बिल कैसे पास होते हैं। देखिए, बिल पास हुआ और ज़्यादा, और फिर स्पीकर साहब भी, अच्छा इसमें शहजाद रॉय ने भी बहुत हेल्प की, जस्टिस अतर मिनिला ने भी बहुत हेल्प की, कैसर साहब थे, असद कैसर साहब उस वक्त थे स्पीकर, उन्होंने बहुत हेल्प की। उनको बताया गया और उनको ये बताया गया कि देखिए ये मेरी ज़ात के लिए सही नहीं, मतलब ठीक नहीं है, या मेरी जो पार्टी से मेरा इस वक्त मैं मुंसलिक हूँ उसके लिए ये कोई ऐसे कोई यू नो क्या कहते हैं बहुत बेहतरीन चीज़ नहीं है, मगर ये कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो उसको, इस बात को पहचानते हुए, अब आप ये देखिए कि जब ये बिल पास हुआ तो गार्डियन में और हमारे इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री एजुकेशन नेटवर्क में, और मतलब इतनी दुनिया में हमारी शोहरत हुई कि जी पाकिस्तान ने ये बिल पास कर दिया फेडरल कैपिटल के लिए। अच्छा, अब होता यूँ है कि उसके बाद मैं बन गई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, तो मैंने जल्दी से उस बिल के रूल्स बनवाए, मतलब सबको इकट्ठा किया, जो भी स्टेक होल्डर्स थे उसके रूल्स बनवाए, क्योंकि बिल पास हो जाते हैं, एमएनएस को पता नहीं होता कि पास करवाने के बाद क्या करना है। अच्छा, उसके मैंने बनवाए जनाब रूल्स, और मई 2023 को हमने वो रूल्स लॉन्च भी कर दिए एक स्कूल में, और मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, जो कि अभी भी लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी थे, सब कुछ करके लॉन्च कर दिए। उसके बाद से अब तक देयर इज़ नो मूव। अच्छा, मैंने, बिकॉज मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो मैंने उसको बिल को पार्क किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री में। हालांकि देखिए ये बिल इतना एक्सटेंसिव है, बाकी ममालिक में कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है वो सिर्फ देखा जाता है टीचर स्टूडेंट की ना। यहाँ पर ये बिल जो है ये लेता है आपके पब्लिक, प्राइवेट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, आपके जुवेनाइल, आपके ऑल्टरनेट केयर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यतीम खाने या और वर्क प्लेसेस, जो ये आप देखते हैं ना कि जी फला मेड को मार दिया, फला मेड के सर के खाल उतार दी और सारा कुछ हो गया, ये उसमें भी आ रहा है। अच्छा, इसके लिए इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इन्वॉल्व होना था, इसके लिए इसने बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री जो फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है उसने इस पर काम
काम कर अच्छा रहा था। मैनाज साहब 2 सॉरी मैं साल आपको से। जी सॉरी मैं इधर आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ एक और चीज जो जानना चाहते हैं, ये स्कूलों वाला मामला जो आपने कहा है ना, लेट अस स्टिक टू दैट अ लिटिल बिट। वर वी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन स्कूल्स? क्योंकि हमने इस पे, हमें याद है इसी फोरम पे हमने भी बड़ी एक्सटेंसिवली बात की थी जब ये 2021 में बिल पास हुआ था, लेकिन हम एक अपडेट चाहते हैं कि उसके बाद अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन and yes, where are we in it right now? Huma, I am so grateful that you're asking this question because it's been a big disappointment. जितनी मेहनत से ये बिल पास हुआ था और जितने लोगों ने इस बिल को पास करने के लिए साथ दिया था, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये है कि सारी पार्टीज़ वर ऑन द सेम पेज। ये it just got parked in the education ministry of federal education ministry and they didn't move. आपको पता है पिछले 2 साल में मैंने ख़त लिखे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं वॉलंटियर काम देती हूँ, बिकॉज जो रूल्स थे उसमें कमिटीज़ बननी थी, उसमें हॉटलाइन होनी थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने अवेयर करना था। देखिए प्राइवेट सेक्टर में लो कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर है, हाई एंड प्राइवेट सेक्टर है, उसको इन्वॉल्व करना था और ये इतनी खूबसूरत चीज़ हो जानी थी। देखिए इस वक्त एक और बात मैं आपको बताऊँ, जो माशरे में आप वायलेंस देख रही हैं ना, वो आपके स्कूलों में बहुत ज्यादा, इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स हैपनिंग इन द स्कूल्स। और फिर ये पास ऑन होता रहता है, जब वो बच्चा मार खाता है तो बड़े होके उसमें वायलेंस का अंसर मौजूद रहता है। दिस इज अ ट्रॉमा, मतलब इसके तो बड़े पहलू हैं, ये तो एक ट्रॉमा है। अच्छा मैनाज साहब, हमारे पास पता है, आपको पता है मुल्क की हालात क्या है, वक्त हमारे पास आज कम है, जाहिर है देयर इज एन इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सो हम आपसे दोबारा रेस्ट अश्योर्ड वी विल कीप एट इट, क्योंकि ये हमें भी इट्स वेरी क्लोज टू देंगे इस पे और तफसील से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैनाज साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इस पे तो बात होनी है और हम करेंगे। होनी चाहिए थी, लुब्बे लुबाब ये है कि नहीं हो सकी, जो इस पे काम होना चाहिए था। हम अपनी कंट्रीब्यूशन भी डालेंगे, वील कीप टॉकिंग अबाउट दिस। ज़ाहिर है एक सूरत हाल तो है जिस पे सबको तशवीश है, और कल रात की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बहुत सी शेमा गोइयाँ हैं जिसका असर बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, कारोबार पे पड़ता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 1400 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन एक वक्त में 1800 पॉइंट्स भी गिरा था 100 इंडेक्स, और अभी की इत्तलात के मुताबिक कारोबारी दिन का अभी कुछ देर पहले ही आगाज हुआ है, अभी 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट्स नीचे गिरा है। सो वी वांटेड टू गिव यू दैट अपडेट, और एक और अपडेट जिसकी हमें देने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बच्चा इसको फील कर रहा है, वो है गर्मी, बला की। तो बला की गर्मी है जी। कराची समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है, ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों को निढाल कर रखा है, और 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट है। अभी हम जाएंगे नवाबशाह। चलो वहीं से सबसे पहले नवाबशाह जाएंगे, वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो बताइएगा जी, कौन हमें अनवर शेख जी बताइए। जी, नवाबशाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली गर्मी दिन ढले तक जारी रहती है। लोग गर्मी से बचने के लिए सायादार दरख्तों और शेड के नीचे बैठकर वक्त गुजारने पर मजबूर है। इस सिलसिले में लोगों का ये कहना है कि शदीद गर्मी में जिस्म पसीने से शराबूर हैं और हलक खुश्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे मशरूबात जिनमें गन्ने का जूस है, दूसरे शरबत है, वो पीकर गर्मी की हिद्दत और शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एक तरफ तो शदीद गर्मी है और दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी वो हलकान है। दिन के औकात में भी बिजली बंद कर दी जाती है, जबकि रात गए लोग जब आराम कर रहे होते हैं उस वक्त भी घंटों बिजली बंद होती है। मतलब कि अगर गर्मी आपको अपनी स्क्रीन के थ्रू भी नज़र आ रही हो ना, तो वो भी गर्मी है, लग तो रही है, स्क्रीनों से भी निकल रही है, इतनी गर्मी है। एंड देन कपल्ड विद लोड शेडिंग, इट्स अ बैड सीन। हैदराबाद से अली नईम हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, जबकि जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, वो 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी हीट वेव अलर्ट जारी किया हुआ है। यही वजह है कि लोग दिन के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हेस्को की जानिब से भी बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके अंदर इजाफा किया हुआ है। बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 12 से 14 घंटों तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और शहरियों का यही कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम किया जाए। जबकि जो हेस्को तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है वो लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे है। जी
हर जगह गर्मी है, हर जगह गर्मी है, एक्चुअल बदल रही है सूरत हाल और उसके बारे में हम आपको अपडेट रखे हुए हैं। अब तो 24 घंटे 36 घंटे जो अहम बताया गया था रात को, उसमें हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, इसलिए हर घंटे की सूरत हाल से आपको अपडेट रखेंगे यहाँ पे। इस वक्त बात करेंगे अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। सबसे पहले भारत ने जो इक़दामात का ऐलान किया था ना, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन शामिल थी, उसको मुअत्तल करना शामिल था, और सर्टनली भारत बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहा था, धमकियां भी देता रहा है। अशतर साहब, सर्टनली ये हद हो गई इसलिए क्योंकि अपर राइबेरियन, लोअर राइबेरियन, आपको पता है ये हमारी लाइफ लाइन है पानी। अगर इसकी मिस हैंडलिंग की गई है, इसको बंद किया गया, इसको डाइवर्ट किया गया, तो पाकिस्तान दो टोक अल्फाज में कह चुका है कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या लीगल बाइंडिंग्स हैं, क्या आलमी गारंटियां हैं जिसकी वजह से भारत ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात बहुत की जाती है कि ये मुमकिन नहीं है भारत के लिए खत्म करना। 100% नहीं कर सकता, और जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, और भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल लॉ के, इवन लॉ, डोमेस्टिक लॉ के भी लोग यही आपको बताएंगे कि जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है यूनिलैटरली विड्रॉ करने का, या नोटिस दे के विड्रॉ करने का, या आप उसको चेंज सर्कमस्टांसेस की वजह से विड्रॉ करना चाहें, तो आप ये नहीं करते। और ये नहीं करते क्योंकि आपकी एक साख होती है। आम लोग भी नहीं करते, तो मुल्कों की तो साख बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुल्कों को दूसरे मुल्कों के साथ भी डील करना है, इन्वेस्टर्स के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल है, उनके साथ भी डील करना है। तो फिर जब आप इस तरीके से यूनिलैटरली किसी एग्रीमेंट को जो पिछले इतने बरस में चल रहा हो, यूनिलैटरली जब आप सस्पेंड कर दें, तो फिर आप पे कौन एतबार करेगा? तो भारत ने ये काम करके अपनी साख के ऊपर एक कारी ज़र्ब लगाई है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्द इसका अजाला कर सकेंगे वो। इसके अंदर इनके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं, इनके ऊपर जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो पहले से आर्बिट्रेशन चल रही थी, उसका भी उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, उसके अंदर भी वो रेकमेंड कर सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। अशतर साहब, हम जरा पहले की प्रीवियस वायलेशंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो पहलगाम हमले का बहाना बनाकर मुआहदा जो है वो मुअत्तल करने का कहा गया है, लेकिन पहले भी हम सुनते आए हैं कि वो सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे हैं। हम भारत की बात करें तो कई नए डैम बनाए हैं, कई नए डैम बनाने का इरादा भी है उनका, तो क्या पाकिस्तान को इन मामलात पर एतराज़ नहीं रहे पहले? बिल्कुल रहे, और हम कामयाबी के साथ उनको हमने उनको उसका अजाला भी करवाया, और हमारे हक में फैसले भी आए। और इसके अंदर जो है मैं अभी भी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात की, और कई डैम वो नहीं बना सके। डैम उनको बनाने की इजाज़त है सिर्फ और सिर्फ बिजली घर बनाने के लिए, स्टोरेज टैंक की उनको इजाज़त नहीं है, और ये भी हम उनसे कहलवा चुके हैं कि उस डिज़ाइन को चेंज किया जाए, और हरगिज़ ये काम नहीं हो सकता, ना हम करने देंगे। अच्छा साहब, अब सिंध-तास मुआहदा अपनी असल सूरत में बहाल हो, ज़ाहिर है तभी सिचुएशन कुछ नॉर्मलाइज हो सकती है, सब पुरानी पोजीशन पे चले जाएं। ये कराने के लिए पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं? हम सफारती सतह पे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की आप बात कर रहे थे, किस आलमी फोरम तक हमें मामला ऑलरेडी लेकर जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। बिल्कुल, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहले से एक तश्कील शुदा है, उसके 5 जजेस हैं, और उसका जो है टेक्निकली साहब जो हैं, वो टेक्निकल साहब जो हैं वो इंपीरियल कॉलेज के वाइस चांसलर ने उनको अपॉइंट किया हुआ है, और जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं ट्राइब्यूनल के, वो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका चूज़ करते हैं। तो ये तश्कील दिया जा चुका हुआ है, और हमें उसमें एप्लीकेशन भी ले जा सकते हैं। नंबर 2, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, ये कह के कि ट्रीटी के जो है वायलेशन के ऊपर एक बाइंडिंग जजमेंट दी जाए कि हिंदुस्तान जो है वो ट्रीटी के किसी भी पहलू से पहलू तय नहीं कर सकता, ये भी किया जा सकता है। और तीसरा बात ये है
कि हम इसके खिलाफ जनरल असेंबली में सैंक्शंस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो होगी ना लीगल। जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपना जो कमीशन है उसको एक्सपैंड करें, उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करें और उसको इस तरह फाइल करें कि वो 24/7 काम करें। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुस्तान की ये इस मामलात के ऊपर ही नहीं बल्कि हमें और मामलात को भी देखना है और उसके अंदर हम अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो जहाँ पे मरकूज़ कर रहे हैं सिंतास माहदे पे, हम जो है ऑल्टरनेट्स भी इसके तलाश करें। मसलन हम अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिचार्ज करने की, जो है रेन वाटर को करने के काम ये भी हमें लाजमी करना चाहिए। We agree with you. There's a lot to be learned here. Obviously इस तरह से हम नहीं चाहते थे, लेकिन there is a lot of learning there और हमें alternatives भी अपने सोचने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो हमने देख ही लिया कि इंडिया भारत जो है वो क्या कर सकता है, जो कर भी रहा है। अब कितना इस बात में आगे जाएंगे? There is an international court of arbitration और वो already established है, वहाँ हमें एप्लीकेशन लेकर ऑलरेडी पहले भी हम ये मामला बारहा वहाँ लेकर गए हैं और दोबारा हमें ना अपने वाटर सिक्योरिटी पे भी मजीद काम करना पड़ेगा। तो में भी ये एक मौका है, एक चांस मिला है कि हम जरा उस तरफ भी सोचें। अच्छा जी, हमें एक वाटर सिक्योरिटी में हम आपको अपने इंडिविजुअल जो हम एक्ट्स कर सकते हैं ना उस पर भी बारहा याद दहानी कराते रहते हैं कि हमें पानी का इस्तेमाल भी एहतियात के साथ करना चाहिए। हो जाए जो सिचुएशन बनी हुई है, ऑल दिस सिचुएशन बिल्कुल ये हो जाए। आपको पता है कहत साली का खर्चा जाहिर किया जा रहा था 100%, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाए। अभी ऑब्वियसली हमारी एनर्जीज जो है कहीं और डाइवर्टेड हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू सीरियसली वर्क। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव लेना है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और जयदीप दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारतीय दानिश्वर हैं, एनालिस्ट हैं। दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादा दोस्ती तो खैर कभी भी नहीं थी, तो इसके बारे में हम क्या बात करें, लेकिन आजकल तो सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुकी है। तो क्या भारतीय लोग या दुनिया के और इलाकों में रहने वाले जो आम भारतीय हैं उनको इस पर परेशानी है, उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं? ऐसा है कि आप जब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये हो सकता है कि पाकिस्तान का आर्मी, पाकिस्तान का जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, इसके साथ इंडिया का मिलिट्री आर्मी का रिलेशन खराब रहा होगा, पर आमतौर पर जब इंसान की बात कर रहे हैं, पीपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज, पीपल ऑफ हिस्टोरिकली दे हैव बीन वेरी फ्रेंडली, but for the last maybe a few decades, the relationship have gone very sadly, in a different direction because of the policies of the countries, governments, and the state. But I will also always consider that people of Pakistan, people of India, they don't have any animosity against each other. But given the current condition and especially the April 22nd event, दुख की बात यह है कि अब तो इसका असर पीपल के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी पीपल आर रियली वेरी कंसर्न्ड। एज एन इंडियन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, आई सी दैट ऑल इंडियंस आर वेरी वरीड एंड दे आर ऑल्सो हैविंग थॉट्स अबाउट is Pakistani people are also against us or not? So I think this is the right time that you're asking this question. So to answer the question, I think there's a big concern right now in the communities. पहलगाम में जयदीप साहब जो हुआ, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, इसको गलत कहा और ना सिर्फ मजम्मत की, ऑफ़र भी की है कि इंडिया के पास कोई सबूत हैं तो प्लीज़ शेयर विद अस और किसी न्यूट्रल पार्टी से इन्वेस्टिगेट करा ले, हम कोऑपरेट करेंगे। सो क्या उस पर भारत को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था अब तक? तो ये जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान से आया है, ये खास तौर पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट आई फील अगेन एज अ सिटीजन, आई फील दैट जस्ट कंडेमिंग द इंसिडेंट इज नॉट इनफ. देयर इज आल्सो अ टाइम, दिस इज आल्सो अ टाइम फॉर पाकिस्तान टू सेल्फ क्रिटिसिज्म that yes, there has been incidences in the past it had links to terror attacks, and ये worldwide ये इंफॉर्मेशन सब देश के लोगों में भी ऐसा इंफॉर्मेशन है.
So again, this is about the Pakistani military and ISI and government who should make the statement of not only condemning attacks but also saying that yes, in the past there has been this and we take responsibility of some of that, and we should also take actions against the organizations who are responsible for doing 26/11 and the other, terrorist attacks. Balakot and Uri and all those attacks. So I think there is a chance for that responsibility taking is also very important. It not just condemn. The resistance force की बात करते हैं और भारत कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा का कोई सब्सिडरी है। पाकिस्तान ने इन तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, बहुत इनको टफ टाइम दिया है। With all due respect, it is time for India also to reflect on its own actions. हम तो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रखेंगे, हम तो कनाडा और अमेरिका की भी बात करेंगे, जहाँ की उनकी हुकूमतों ने भी इस बात को तस्लीम की है कि इंडिया ने नॉट जस्ट क्रॉस बॉर्डर तो पाकिस्तान तक होती है लेकिन वहां तक टेररिज्म भी फैलाई है। सो आई गेस आप सही कह रहे हैं, इट इज अ टाइम फॉर बोथ द और हमारे यहाँ तो नॉन स्टेट एक्टर्स से शायद आपको माजी में शिकायत रही है, मगर भारतीय सर्विंग ऑफिसर्स किस तरह पाकिस्तान में प्लानिंग करते हैं, दरअंदाजी करते हैं, वो सबूत भी सामने रखती है। आप राज साहब बताएं कि अब इस मसले का एंड क्या हो सकता है, ये इस पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली जंग नहीं चाहता, लेकिन इंडिया ने कुछ किया तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन चॉइस नहीं रहेगी और रहनी भी नहीं चाहिए नेचुरली। तो ये सब कैसे खत्म किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज कैसे हो सकती है, कोई आइडियाज हैं आपके पास? देखिए, आपके पास तो हमारे पास दो एंटिटीज हैं। एक है, जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि एक तो है पीपल and the other is the state machinery. State machinery के पास उसके people का इलेक्शन जीतना, उसका स्टेट का जो मैंडेट है, ये सब फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो अभी आप जिस वक्त पर हमारे साथ ये बात हो रहा है, अभी ये अप्रैल 22 का इंसिडेंट एकदम फ्रेश मेमोरी में है। तो अभी अगर आप किसी के साथ बात करेंगे तो वो मेमोरीज हमारे सामने आ जाएगा कि people who I can very relate to, they have been killed. Now, obviously, on both sides, people are saying it is not our fault. It is, condemning each other. But I think long term में people-to-people relationship होना जरूरी है। जैसे कि आर्टिस्ट, हमारे पास जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी है, वो तो ISI या गवर्नमेंट का नहीं है। हमारे पास तो गुलाम अली है, नसरत फतेह अली खान, ये सब का मेमोरीज है, सादत हुसैन मंटो, ये हम पाकिस्तान and all the beautiful cuisines and art and शेरवानी, that is what Pakistan means to me. I think ये faith और ये वाला बिलीफ को दोनों देश में अमन की आशा की तरफ बढ़ाना चाहिए। This is what we should be fostering. ऐसा अगर हमने ऐसा तोड़ दिया कि ये दोनों देश के बीच अगर हम कल्चरल या ट्रेड या बायलैटरल टॉक्स को बंद कर दिया जाए, तब वो टेररिज्म का ही जीत हुआ है। तो आई थिंक बोथ कंट्रीज शुड फॉस्टर दिस ह्यूमैनिटेरियन एवेन्यूज। पर अगर ये भी मैं बोलता हूँ कि अगर इस वक्त अगर आप हमको ये पूछेंगे तो ये सब शायद not very pertinent ऐसा लगेगा, क्योंकि ये अप्रैल एक हफ्ता पहले ये अटैक्स हुआ है। How can we talk about these things? But I think this should be the long-term policy of the Indian and the Pakistani people, because the people are not responsible for running the state policies. ये state policies का जो state जो चाहता है, उसके साथ people का connection कम रहता है। ताज साहब, ये तो आपने बड़ी पीस टाइम्स की बात कर दी, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट मोदी जी की गवर्नमेंट में हमने देखा है कि हमारे कोई आर्टिस्ट वहाँ इंडिया में काम नहीं कर सके। भारतीय आर्टिस्टों पे बैन कौन लगाता है? हम तो वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट खेलने भी चले जाते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम नहीं भेजी जाती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। उस वक्त ये वाकया तो अभी हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तो ऐसा कोई वाकया नहीं था। सो जाहिर है इस तरह की चीजें अगर होती रहती हैं तो बर्फ पिघलती रहती है, और ये पॉइंट आपका दुरुस्त है, वी आर ऑल फॉर इट एज वेल। लेकिन वो पहल जो है वो करनी पड़ेगी इंडिया को, क्योंकि हम तो उनको भी इजाजत देते हैं आने के लिए, उनको वीजास भी देते हैं और दावत देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आप उनके जरा सहाफियों से पूछें जो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पाकिस्तान आए हुए थे, जबकि हमारे लिए इतनी कदगने थी, हम नहीं जा सकते थे वहाँ, लेकिन वो तो आए।
अच्छा सर ये बताइएगा, सर्टनली ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हर इशू पर ज़रा ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। इस बार भी बात जंग की तरफ धकेलना, ये क्या उनकी मफाद में है जो, या ये उनका इमेज है, इसके पीछे कोई वजह है, उनकी अपनी सियासत है? इतनी टर्म्स वो सर्व कर चुके हैं, वो ये लेगेसी क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो जाए उनके दौर में? देखिए, ये तो हम कह रहे थे कि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देखेंगे, उनका एक्सेप्टेंस आउटसाइड इंडिया इतना ज़्यादा है और उसका जो इमेज है वो इतना पब्लिकली वाइडली एक्सेप्टेड इमेज है उनका। इसका वजह तो यही है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सबके साथ रेजोनेट कर रहा है। पाकिस्तान का एक इतिहास रह चुका है, अगर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी स्टेट का जो पॉलिसीज रह चुका है, उसका जो रिफ्लेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड में जा रहा है, उसका जो हमने देखा है, उसके वजह से ही ये इमेज आज मोदी जी को बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर के सिलसिले में दिखाई पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव टू गो बैक and really build that relationship. And Pakistan's, again, I'm not a state person, I'm just a common citizen, and I think that people can only bring about a change when people of both countries question their governments as to why the other countries' peoples are behaving in such a manner and they don't have trust in us. And the government have to answer that question, that Pakistani citizens should ask your government, Indian people should ask our government, and ये पीपल्स प्लेटफॉर्म से एक डिमांड होना चाहिए कि वी वांट टू सी that there is peace between the two countries. That should be the charter, that should be the manifesto of both the countries' civil society. जयदीप दास साहब, थोड़ा सा हम यहाँ याद दिला दें कि बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल हमने नहीं दिया था मोदी जी को। तो लॉन्गेस्ट टाइम मोदी जी जो थे वो बैन थे फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने नहीं किया था, दुनिया ने किया था। तो ये इमेजेस जो है ना, ये दुनिया को भी बड़ी अच्छी तरह याद है। येस, ही माइट हैव टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर द इंडियन नेशन, लेकिन उनकी अपनी पर्सनैलिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चले हम फ्लॉज नहीं कहेंगे लेकिन हैं वो फ्लॉज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूरी दुनिया के लिए बड़े नुमाया हैं। बहुत शुक्रिया जयदीप दास साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, वाघा बॉर्डर पे आपको पता है रौनक मेला चलता रहता है मतलब अब जरा बात ऐसा लग रहा है रौनक मेला से आगे बढ़ गई है। जोश जज्बा वलवला अब अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। हमारे सुपरस्टार लेजेंडरी शाहिद आफरीदी ने वाघा बॉर्डर का दौरा किया और ओहो शर्ट भी पहन ली है कैमोफ्लेज, और उन्होंने फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही अपने भारतीय दोस्तों को इन्होंने चाय की भी ऑफर कर दी। उन्होंने कहा छोड़ो जंग वंग, एक्स पे आपको पता है ना चाय पीते हैं हम, तो आपको पता है एक्सपर्ट हैं आप लोगों को चाय पिलाने में। और दूसरा ये ना, चाय बैठ के पी लें तो बड़ा मामले जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। ऑलमोस्ट लग रहा होता है कि तलब थी चाय की, आओ बैठ के इस पे बात करते हैं। वी हैव डन दैट बिफोर। तो अच्छा, एक्स पे भी आपको पता है कि बड़ी लोगों की आपस में बातचीत हो जाती है। दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एटलीस्ट बिटवीन द टू बॉर्डर्स। तो अफरीदी की उस पे भी थोड़ी सी उन्होंने कहा जी छोड़ो जी थार को, आओ तुम्हें चाय पिलाएं। अब इन्होंने तो चाय की ही ऑफर की थी। अब दोस्तों को, अपने साथियों को, कॉलीग्स इनके बहुत सारे हैं वहां पे, उनको चाय आप ऑफर कर सकते हैं। शेखर धवन, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बुराई तो नहीं है। शेखर धवन को बात अच्छी चाय अगर ऑफर करना पाकिस्तान का भारतीयों को इतना चुभता है तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री होगी? नहीं होना चाहिए। क्या हिस्ट्री होगी? कहीं तो वो फैंटास्टिक सी तो नहीं, टी से तो नहीं याद करते? फैंटास्टिक हिस्ट्री है, लेकिन एनीवे ये जरा इनका ट्वीट भी देख लें। फिर इस पे शेखर धवन साहब ने, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्होंने जवाब दिया। सो ये सिलसिला चल रहा है। हमने कहा वैसे ही आपको उनकी तरफ से थोड़ा सा जरा माहौल चेंज लिए आपको ये भी दिखा दें कि ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। इन एनी केस एक पर्सपेक्टिव आपके सामने हमने रखा फ्रॉम एन इंडियन सिटीजन, जो कहते हैं मैं तो आम एक सिटीजन ही हूँ ऑब्वियसली, एंड ही डजंट इवन लिव इन इंडिया, लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने आ गया। अब अपने मसले मसाइल एक्चुअली जिनका हल भी निकल आए हैं, जिनका हल भी निकल आए हैं, हाँ जी बिल्कुल हल निकल आए हैं। और बबरलो पे जो मरकजी धरना था ना, वो भी खत्म हो गया है। दैट वाज एक्चुअली द वन, क्योंकि वो आपको पता है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने तो बाहमी मंजूरी जो है वो दे दी थी कि ऑब्वियसली बाहमी मंजूरी के बगैर
कोई नई नहर मंसूबा जो है वो नहीं बनेगा, बल्कि 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा काम। तो वो जो एक बड़ा धरना था जो कि उसके बावजूद ख़त्म नहीं हुआ था, वो फाइनली ख़त्म हो गया। हाँ जी, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई है। लिटरली कई दिन लगेंगे अभी भी ये बैकलॉग क्लियर होने में। सो वकला रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना ख़त्म किया गया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास पर 12 रोज से धरना जारी था, जिसकी वजह से हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ, कंटेनर्स, टैंकर सब फंसे हुए थे। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिंध की कौम परस्त जमातें जो हैं वो अब भी नई नहरों के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं और बज़ाहिर एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर हल ना किया गया तो कुछ अरसे बाद सिंध की सड़कों पर दोबारा यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लिहाजा हमने ज़रा बात करनी है इस पर कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं। सैयद ज़ैन शाह ने हमें ज्वाइन किया है और कन्वीनर दरिया बचाओ तहरीक है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, नहरों वाले मामले पर सिंध की सभी जमातें, तंजीमें, लोग सख्त एतराज़ रखते थे। पहले तो एक चीज़ वाज़े कर दें कि वफाकी हुकूमत पर एतराज़ समझ में आता है। सिंध हुकूमत जो आपकी हम आवाज़ थी, जिसका भी यही मौक़िफ़ था, या पीपल्स पार्टी से आपकी शिकायत किस बात की थी? मामला ये है कि ये बुनियादी किया ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने है, क्योंकि ये जो जाली इलेक्शंस के सौदे में प्रेसिडेंट ने ज़मीनें लिख के दी और नहरों का अप्रूवल दिया जो 8 जुलाई 2024 को, तो वो किया ही आसिफ जरदारी ने है। फिर जब ये बात खुली तो 6 महीने तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब वो ज़ाहिर हुई और फेडरल मिनिस्टर्स ने कुछ इजहार किया उसका, तो फिर कहने लगे कि नहीं, उसमें मिनट्स तब्दील किए गए। तो पहले दिन से आज तक वो झूठ बोलते रहे। और हम क्या करते अगर सड़कों पे ना आते, क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही थी। और ये कि अभी कौन सा अच्छा दिया है, ये जो ऐलान किया है 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर और बिलावल जरदारी ने जो पहले बात की, फिर जो CCI से है, ये कौन सा इत्मीनान बख्श है? ये भी आर्जी तौर पे रोका गया है, फिर कमेटियों के हवाले किया गया है और कमेटी भी ऐसी कमेटियां बनाई हैं जो शायद CCI से भी मजबूत हों, क्योंकि जो SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उन्होंने नहरें नहीं बनी तो भी उन्होंने उधर एग्रीकल्चर फार्म्स लीज भी करना शुरू कर दिए और काम भी शुरू कर दिया। तो ऐसी मजबूत कमेटी फिर बनाई है। वैसे तो कमेटी बनानी चाहिए खुद CCI को, फिर वो प्रेसिडेंट अप्रूवल देता, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और वाटर की वो असेसमेंट करेंगी और वो रिकमेंडेशन करेंगी, फिर बनेंगी। तो अभी भी तलवार लटकी हुई है और नहरों की बात डिले ज़रूर हुई है, जो इस जून की बजट में नहीं हुई, लेकिन हमें लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और जो इनका जो 8 महीनों में रवैया रहा है, इससे मुझे अभी भी लगता है कि ये फिर ये मसला लाएंगे। ये आप कन्विंस्ड हैं कि ये फिर ये मसला हो सकता है? अच्छा, ये बताएं कि अब वज़ीर आज़म ने, मतलब हम और अश्योरेंसेस आपसे जानना चाहते हैं कि आप और अश्योरेंसेस क्या दें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। बिल्कुल 2 टोक बात हो गई है कि दरियाए सिंध से नहरों वाले मंसूबे 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। लेकिन मुख्तलिफ जमातें और आप भी तंजीमें अब भी मुतमईन नहीं है, तो क्यों? मज़ीद क्या ऐसा हो कि आप लोगों की तसल्ली हो जाए? खुद ही कुछ आइडियाज बता दें अब तो। देखिए, तसल्ली तो तब होगी जब ये कैंसिल होंगे, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि माजी में भी 15 साल कलाबाग के इशू को दफन नहीं किया गया और बार बार उठता रहा। और कैनाल्स का सिस्टम में भी जो रवैया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, आपके रिजर्वेशन सुनना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? एक रात में बुला लिया CCI का इजलास और पता नहीं किसका लिखा हुआ पेपर उन्होंने पढ़ दिया। तो ये जो रविश है कि कंसल्टेशन फिर भी नहीं करनी, जो आबादगार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, तो शहरियों से कंसल्टेशन किए बगैर और ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जो खुद वेग है
जिसका मतलब है कि कुछ दिन हम सर्वे कराएंगे, वो भी अपनी पसंदीदा कमेटी से, और फिर फैसला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। अब शुगर केन जो खड़ा हुआ है उसके लिए पानी नहीं है, और जो पैडी जो राइस अभी लगेगी उसके लिए भी पानी नहीं है, उसकी जो नर्सरी लगानी है उसके लिए पानी नहीं है। तो हम तो समझ रहे हैं कि हमारा तो ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। बाकी ये जो इदारे हैं CCI या असेंबलीज या दूसरे बनाते हैं, हम इन पर बेतमादी करते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो कि अगर कोई उसको ब्रीच करे, अगर कल दूसरा सूबा ब्रीच करे तो कम से कम उसको कोई पेनल्टी हो। चलिए, अच्छा, ये आपने कह दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए एंड ओनली दैट विल सेटिस्फाई यू, राइट। बहुत शुक्रिया सैयद जैन शाह, कन्वीनर हैं दरियाए सिंध बचाओ तहरीक। क्या शायद ना उससे भी तसल्ली हो, लेकिन नहीं हो भी सकती है ना, काफ़ी तसल्ली तो देने की कोशिश भी की गई है। सो होपफुली आप मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और ये तसल्ली भी आपको मिल जाए, ये गारंटी भी हो सकता है आप अचीव कर लें। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ के बबरलो पे जो धरना जारी था आखिरी, वो भी ख़त्म हो गया है और अफ़ाम और तफ़हीम के साथ ही ये मामला हल हो गया। और बातें करनी है, जैसे कि आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अभी तक कमी का रुझान जो है वो है देखा जा रहा है, और ये तवक्को की जा रही है कि खाम तेल की कीमतें जो है वो हफ्तावार 2.9% तक कम हो सकती हैं, विच इज़ अ बिग फिगर। मगर हुकूमत इस कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करेगी या नहीं, अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह ये बताई जा रही है कि ओपेक प्लस की पैदावार में मुमकिना इजाफा और रूस यूक्रेन के दरमियान मुमकिना जंग बंदी से तेल की फराहमी में इजाफा होगा। हुकूमत चाहे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ ना कुछ कमी कर सकती है, मगर पिछली बार हुकूमत ने तेल की कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया था। इनफैक्ट वो बताया गया था कोई सड़क बनेगी उससे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें बरकरार रखकर इस फायदे को बलूचिस्तान में सड़क बनाने पर खर्च करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के लिए 5th स्केड्यूल ख़त्म कर दिया है, जिससे हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने का इख्तियार मिल चुका है। सो देयर इज नो एंड टू इट। अच्छा जी, अशरफ मलकम ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी बड़ी कड़ी नज़र है ऐसे मामला पर। अशरफ, पहले तो ये बता दें कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का क्या स्टेटस है एज वी स्पीक, और क्या 15 दिन पहले वाली सूरत हाल है या उतार चढ़ाव जो है वो आया है? जी, जो 15 दिन पहले वाली सूरत हाल थी उसके मुकाबले में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। को के कीमतें कम हुई हैं बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की। 15 दिन पहले जो कीमतों में कमी आई थी उसके हिसाब से पाकिस्तान की कैलकुलेशन तकरीबन 8 रुपये फ़ी लीटर बनती थी पेट्रोल और डीजल पे मिला के एवरेज जो 8 रुपये बनती थी, इतनी कमी हुकूमत पाकिस्तान कर सकती थी। अभी जो उस कमी के बाद यानी कि 15 अप्रैल से लेकर आज तक की जो कैलकुलेशन हैं ओगरा की तरफ से की गई हैं, उसमें हल्की सी मार्केट गिरी है बैनुल अक़वामी मार्केट जो पेट्रोलियम मसनूआत की। उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है तकरीबन 2 रुपये, अगर एग्जैक्टली पूछें तो 1 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर कमी की जा सकती है हुकूमत को जो प्रपोज की जाएगी। अब हुकूमत इसको अवाम तक पहुँचाती है नहीं पहुँचाती, यह हुकूमत का अपना फैसला होगा। इस बारे में अभी कहना कुछ कबल वक्त है, शाम को ही पता चलेगा जब प्राइम मिनिस्टर इसकी अप्रूवल देंगे तो क्या फैसला करते हैं। शायद शाम तक पता चल जाएगा। चलिए शाम का इंतजार करते हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 माह से एक फार्मूला अपना रखा है जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को होल्ड कर लिया जाता है और फिर एक मकसद को अनाउंस कर दिया जाता है। सो मकासद तो अभी भी बहुत से ऑन द टेबल हैं। क्या मूड नज़र आ रहा है आपको? एक महीने के दौरान यानी कि 2 मरतबा, एक दफ़ा 1 अप्रैल को, दूसरी दफ़ा 15 अप्रैल को जो कमी बनती थी पेट्रोलियम मसनूआत में वो तकरीबन 18 रुपये मजमूई तौर पर पूरे महीने में हुकूमत अगर चाहती 18 रुपये फ़ी लीटर का जो रिलीफ है वो आम आदमी को, शहरी को, जो कंज्यूमर हैं पेट्रोलियम मसनूआत के उनको दे सकती थी। लेकिन ये कमी हुकूमत ने नहीं की, बल्कि जितनी कमी थी पहली दफ़ा 10 रुपये जो उनके पास ऑप्शन थी 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी। दूसरी दफ़ा फिर मार्केट में कमी हुई तो हुकूमत एक स्टेप मज़ीद आगे चलेगी। उन्होंने ये इख्तियार ले लिया कि हुकूमत जब चाहे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में जितना चाहे इजाफा या कमी कर सकती है। इससे पहले
इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के ज़रिए उसमें अमेंडमेंट हो सकती थी। कितनी फ़िक्स अमाउंट है पर लीटर 70 रुपये तक इनको हुकूमत को इजाज़त थी लॉ के तहत। वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा सकती थी, वो उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन जब पिछली दफ़ा वो 70 की हद भी क्रॉस होगी, उस ज़्यादा हुकूमत को उसमें जो कमी करनी पड़ी पेट्रोलियम की मसनूआत ने, तो हुकूमत ने कमी नहीं की, बल्कि 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम जो लेवी है वो बढ़ा दी डीजल पर और पेट्रोल पर। रुपए फी लीटर। अच्छा जी, बहुत से फैसले होने शाम तक का इंतजार करते हैं हम और आप मिलके, हम भी सारे मिलके। जी, गोल्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेलों में होना हो, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि इस गेम का टैलेंट है और वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। इसकी एक झलक ढाका में हमने देखी, जहां 38वीं बांग्लादेश एमेच्योर गोल्फ ओपन चैंपियनशिप में हमारे पाकिस्तानियों ने झंडे गाड़े हैं, सबको बहुत इंप्रेस किया। मर्दों की कैटेगरी में नुमान एजाज दूसरी पोजीशन तक पहुंचे। टीम इवेंट में खवातीन गोल्फर्स ने मैदान ही मार लिया। और क्या हुआ जी? पारखा एजाज दूसरे नंबर पर रही, आनिया फारूक पहले नंबर पर रही हैं, चैंपियन बन गई हैं और आनिया हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम आनिया, क्या हाल है आपका? बहुत बहुत मुबारक हो आनिया आपको। अच्छा, हम आनिया को देखना चाहते हैं, तो हम जरा इंतजार कर रहे हैं कि हम आपको देख लें तो हम आपसे, हाँ जी, अब आ गई हमारी स्क्रीन पे। बांग्लादेश पहली दफा गई थी, क्योंकि हमारे जो दोस्त पहले गए हैं, इस दफा गए हैं, उनको पूरा माहौल ही यकसर तब्दील लगा है, फ्रॉम इमिग्रेशन टू द होल एक्सपीरियंस। ये आपका पहला तजर्बा था ये बांग्लादेश जाने का इस मरतबा? जी, इस बार ये मेरा 5th टाइम था बांग्लादेश में एंड मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। एवरीथिंग वाज अमेजिंग, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था एंड मज़ा इस बात का आया कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस बार। हमें भी यही मज़ा आ रहा है सुन के। मतलब वैसे तो इधर उधर जाते ही रहते हैं हमारे बहुत से एथलीट वगैरह भी, लेकिन जब जीत के आते हैं ना, जिसको हम कहते हैं अपने टर्म्स में कि मेला लूट लेना, तो हमें वो आपने कर लिया, तो हमें बड़ी खुशी है। अब जल्दी से आनिया ये बता दीजिएगा, ऑल्दो अब तो माशाल्लाह आप काफ़ी चैम्पियनशिप्स वगैरह जीत चुकी हैं, काफ़ी मेडल्स हैं आपके नाम के साथ एसोसिएटेड, लेकिन हाउ डिड यू इवन गेट इनटू दिस? हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन गोल्फ? So I started playing golf in 2012 and इससे पहले I used to play football, but because we know football is a very aggressive sport, so my parents wanted me to switch to something better, जो कि कहते हैं कि golf is a gentleman's sport, so now it's probably a gentlewomen's sport too. The 2012 में then I switched to golf. How old were you when मतलब आपने बहुत यंग एज में शुरू किया था, उम्र नहीं आपकी पूछना चाहते हैं हम, उम्र पे नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब आपने क्या बचपन से ही जिसे कहते हैं फिर शुरू कर दिया था ये सिलसिला? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 13 years ago मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम बात करते हैं गोल्फ की ऑन आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, और हम इनकरेज करते हैं बाकी यंगस्टर्स को टू जॉइन इट, बट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ए क्लब इन पाकिस्तान टू प्ले गोल्फ, जिसकी आपको मेंबरशिप भी चाहिए होगी। आप ये हमें बताएं कि हम किस तरह यंगस्टर्स को जिनके इतने वसाइल ना हों कि वो भी ज्वाइन करें और वो भी खेलें, कैसे हो सकता है? पब्लिक स्पेसेस, क्योंकि अदरवाइज पर डे भी बहुत सारी जगह वेन्यूज जो हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन वो पर डे भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो पहले ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पहले एक मेंबरशिप मैंडेटरी था और आपको किसी क्लब का मेंबर होना चाहिए था टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर गोल्फ टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, बट अब ये थैंक्स टू पीजीएफ उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा जूनियर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, देयर इज अ स्टूडेंट प्रोग्राम जिसमें आपको पीजीएफ का, इफ यू आर अंडर 25 एंड यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन बेसिकली गेट द स्टूडेंट कार्ड फ्रॉम पीजीएफ एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर टूर्नामेंट्स, यू कैन प्ले गोल्फ, एंड स्पेशली जो जूनियर प्रोग्राम्स हैं पीजीएफ और एसोसिएशंस जो करवा रही हैं वो बेसिकली यूथ को ट्रेन करती है अंडर ट्रेन प्रोफेशनल्स, तो दिस इज आई फील अ वेरी गुड स्टेप इन पाकिस्तान। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड इफ यू अंडर 25 तो आप पीजीए पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के तहत कार्ड बनवा के पाकिस्तान के किसी भी गोल्फ के कोर्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी गेम बेहतर कर सकते हैं क्या? That's right. बहुत ज़बरदस्त आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है एंड आई होप कि आवर व्यूअर्स आर टेकिंग नोट ऑफ दैट। आनिया, अब अपने आप ज़रा जीत के हवाले से बताएं, हु डिड यू बीट और क्या एज थी आपके पास, खुद ही अगर आप हमें बता दें फ्रॉम योर कंपेटिटर्स बताइएगा।
I feel golf में एक अच्छा प्लेयर और एक एवरेज प्लेयर में honestly it's just the mental strength. तो जितना आप mentally strong रहोगे उतनी आपकी बेहतर skills showcase होगी. तो I feel it's just the mental strength. I stayed cool, I controlled my nerves and I played better than the rest. अच्छा 2012 से अब 2025 में हम पहुंच गए हैं, कितना आपको रुझान नजर आया बढ़ता हुआ, particularly in youngsters, बच्चों में, नौजवानों में, teenagers में, to play golf? I feel काफ़ी अब awareness बढ़ रही है. Golf is a growing sport in Pakistan and जब मैंने start किया था उस वक्त hardly 4 or 5 girls खेलती थी. But now mashallah you see so many young girls, young boys taking the sport and I would give the credit to PGF and other associations because they're working towards junior training programs which is really helping Pakistan grow. What is the right age when we call junior? What is the right age for a child, for a youngster मतलब ये to भी start वो playing sport this है जो game? literally 6-7 साल में early as maybe 4 or 5 years. Oh wow. क्योंकि That's very जितना early. आप early start करो उतना आपके लिए बेहतर होता है. चले ये आपकी बात जो है ना हमने अपने पल्ले बांध ली है और हम तो खैर अब आउटग्रो हो चुके हैं बहुत सी एज ब्रैकेट्स में से लेकिन वी वुड लाइक पीपल हु आर इंटरेस्टेड तो आप अपने बच्चों को छोटी एज में ही डाल दें. आनिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. आपकी जो ज़हनी सलाहियत है ना वो भी बहुत बेहतर होती है. और फिर हम हमेशा ये कहते हैं कि स्पोर्ट में आप कर लें आप उसको कंटिन्यू रखें आफ्टर अ सर्टेन एज और नॉट, लेकिन आप में जो डिसिप्लिन आता है दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन लाइफ. Certainly it would. अच्छा जी, पेशावर ज़ल्मी की बाबर आजम की टीम तो अच्छा नहीं कोई बहुत परफॉर्म कर रही, लेकिन हमारे सुहेल इमरान ने बाबर आजम बाबर आजम से गुफ्तगू की है, उनका इंटरव्यू किया है. वी हैव टू वॉच इट. यस लेट्स वॉच टुगेदर. बहुत शुक्रिया बाबर. सबसे पहले तो हम PSL 10 के हवाले से बात करना चाहेंगे. किस तरह सीज़न जा रहा है पर्सनली भी और एज ए टीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे ख्याल से सीज़न इन एंड आउट जा रहा है. जैसे देखें हमारी जो टीम है वो काफ़ी जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि हमारा कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है. क्लिक की बात है, कम्बिनेशन की बात है. पहले हमने कुछ मैचेस में जो है वो कम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई किया कि हमें विनिंग कम्बिनेशन मिले. हमें कुछ अच्छी जीत भी मिली, 2 जीतें मिली हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में. हाफ टूर्नामेंट गुजर गया और जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें हम जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे हमने मैच लूज़ किया है. इवन वो बैटिंग हो फील्डिंग स्पेशली उसमें हमने थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं किया. और मेरा ख्याल से प्लान्स को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. जैसी भी कंडीशन हो, डिफरेंट कंडीशन हो, आसान कंडीशन हो, उसमें जब आप जो है प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, पार्टनरशिप लगाते हैं, क्रूशल टाइम पे विकेट को थ्रो नहीं करते हैं या क्रूशल टाइम पे आप कैच नहीं छोड़ते तो वो बड़ा गेम चेंजर होता है. और T20 में आपको पता है कि शॉर्ट गेम में एक गलती भी एक मैच चेंज कर सकती है. 2 इनिंग्स आपकी अच्छी गई हैं. आप समझते हैं कि जो एक लंबा पैच था आपका, आप उससे निकलने की जो है उससे मदद भी मिलेगी आपको, क्योंकि आपको लोग खासा T20 में देखना भी चाहते हैं, दोबारा से आप एक्शन में आए, तो ये उससे आप रिदम में आ सकते हो? देखिए कोशिश मेरी हर बारी यही होती है. बैड पैच कह सकते हैं कि लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है कि मैं ज़्यादा देर क्रीज पर हूँ. वो मेरे जो छोटे जितने भी स्मॉल इनिंग्स होती हैं वो भी मेरे ख्याल से उसको भी मैं इंजॉय करता हूँ. बिल्कुल जो एक मार्क सेट हुआ है और एक जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग वैसी नहीं हो पा रही, वैसी इनिंग्स नहीं लग पा रही. 40-50 जो है वो हो रही है, इन एंड आउट हो रही है. कुछ अर्ली ऑन में आउट हो गया, उसमें थोड़ी जो मिस्टेक थी उस पर भी मैंने कहा. देख हर मैच में आप डिफरेंट मिस्टेक करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको रिपीट ना करें. नए मैच में आप फिर दूसरी मिस्टेक कर लेते हैं. तो ये चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट के साथ है. और इसमें जितना जल्दी हो, मेन चीज़ ये है कि अपने आप को आप कितना सेटल रखते हैं, कितनी अपने आप को फोकस रखते हैं, कितना इंजॉय करते हैं. मेरे लिए वो मैटर करता है. और कोशिश मेरी ये होती है कि जो मेरी गेम है उस पर ही रहूँ. बिल्कुल आजकल जो आपको पता है कि जो स्ट्राइक रेट, फास्ट खेलना वो एक डिफरेंट गेम है. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. वो मुझे भी पता है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और मुझे ये नहीं है कि मैंने किसको जाके प्रूफ करना है या किसको मैंने बताना है कि मैं इस तरह का प्लेयर हूँ. सबको पता मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ. सिचुएशन मैटर करती है. मेरे लिए सिचुएशन मैटर कर रही है. टीम रिक्वायर्ड क्या है, क्या टीम को किस रन रेट से रिक्वायर्ड है, मुझे पूरे ओवर खेलने हैं, मेरी विकटें कितनी गिरी हैं, तो ये मैटर करता है. अगर मेरा फर्स्ट 6 ओवर काफ़ी अच्छे गए हैं तो वो मोमेंटम मैं कंटिन्यू करता हूँ. मैं उसी जो स्ट्राइक रेट मेरा चल रहा होता है, XYZ जो भी आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ. लेकिन जब विकटें गिरती हैं तो उस पर देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी यही चीज़ होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उस दौरान जो टीम को
एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। उधर फिर आप 2 सेट बैट में आउट हो जाते हैं और फिर बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं। यही मेरे ख्याल से एक हमारा इशू है कि जो 2 सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो फिर वो बैक टू बैक विकेटें गिरना शुरू हो जाती है। पब्लिक आपको देखना चाहती है, आती भी है, क्राउड पुलर हैं आप। मतलब हमने देखा भी यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के जो मैचेस हुए हैं उन्होंने क्राउड के लिहाज से लाहौर कलंदर के क्राउड को भी कुछ स्टैंड में पीछे छोड़ दिया। कैसा लगता है कि जो सिर्फ आपको रन्स करने के लिए देखने आते हैं, आउट भी हो जाएं आप 5 पे 10 पे, फिर भी बाबर की आवाज़ें लग रही होती हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि आपका होम ग्राउंड है, फैसलाबाद में भी हमने खुद देखा। नहीं, मैं कसम खुदा की कभी कभार ये प्रेशर होता है कि यार इतने लोग देखने आते हैं, मैंने जो भी हो मैंने परफॉर्म करना वो मुझे देखने आए हैं। लेकिन इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप जहाँ जाते हैं आपको लोग प्रेस करते हैं, आपको चेयर अप करते हैं, आपको आवाज़ें लगती हैं। तो उसमें मेरी जितनी कोशिश होती है कि मैं उनको एंटरटेनमेंट करूँ, उनको अच्छे तरीके से जो है उनको मिला जाए, या जितना भी मुझे टाइम मिले मैं उनको वेव कर देता हूँ कि वो थोड़ा सा खुश हो। इतना लोग आपको पूरे स्टेडियम में आपकी आवाज़ आती है तो कभी कभार तो ना दिल भी थोड़ा सा होता है कि यार अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दिया। यहाँ पे हम बचपन में आके देखते थे कि हम कभी स्टेडियम में जाएंगे और आज स्टेडियम में वो आपके लिए आवाज़ें लगती हों, तो मैं उधर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आप इस प्रेशर में ना आया करें, आप इससे मोटिवेट हुआ करें क्योंकि लोग आपको देखने आते हैं। People love you. अच्छा जी, we are going to see you tomorrow. Yeah.